अस्सलामुअलैकुम। आज के लेक्चर में हमारे पास पेडागोजी से रिलेटेड एमसीक्यूज होंगे। वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं। कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम आता है, एसएसटी का आता है, एडमिनिस्ट्रेटर्स का, हेडमास्टर का, या कोई भी है, और आज के जो एमसीक्यूज हैं ये रिलेटेड टू एडमिनिस्ट्रेशन होंगे। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है। तो इनको हम स्टार्ट करते हैं। पहला एमसीक्यूज है, इसमें क्या कह रहे हैं, इसमें कहता है द मेन पर्पस ऑफ द सुपरविजन ऑफ टीचिंग शुड बी द, कहता है कि मेन पर्पस जो है टीचिंग, जो टीचिंग होती है किसी भी इंस्टीट्यूट में, किसी भी इदारे में, किसी भी स्कूल में, तो उसकी सुपरविजन के हवाले से कह रहा है कि मेन पर्पस क्या होता है, उसकी सुपरविजन क्यों की जाती है। ठीक है, तो कहता है ये है आपके पास एडवांसमेंट ऑफ पीपल वेलफेयर के लिए, प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ स्कूल फैसिलिटीज के लिए, या कैरिंग आउट ऑफ द करिकुलम के लिए, या अचीवमेंट ऑफ सक्सेस इन एग्जामिनेशन। यानी कि सुपरविजन का मेन मकसद क्या होता है, मेन पर्पस जो है वो क्या है। ठीक है, तो पहला जो है इसका आ जाएगा आपके पास ये आ जाएगा एडवांसमेंट ऑफ पीपल वेलफेयर, क्योंकि कोई भी इंस्टीट्यूट है, कोई भी इदारा है, उसमें सबसे पहली प्रायोरिटी होती है आपके पास कोई भी वो बच्चा होता है। ठीक है ना, बाकी सारे चीजें सेकंड नंबर पे होती हैं, क्योंकि बच्चों के हवाले से हर चीज जो है वो इसी वजह से इदारे होते हैं, इसी वजह से स्कूल्स होते हैं। तो नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है, इसको हम देखेंगे। इसमें कहता है सुपरविजन शुड बी प्रीमरीली, सुपरविजन शुड बी प्रीमरीली प्रिवेंटिव एंड क्रिटिकल, या प्रिवेंटिव एंड करेक्टिव, या आपके पास कंस्ट्रक्टिव एंड क्रिएटिव, या कंस्ट्रक्शन एंड क्रिटिकल। तो सेकंड का आपके पास आ जाएगा सी, ये कंस्ट्रक्टिव एंड क्रिएटिव। ठीक है, ये पेपर में भी अक्सर आता रहता है, ये एमसीक्यू वेरी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन नंबर 3 है, तो ज्यादा एक्सप्लेन करूंगा तो टाइम काफी वो स्पेंड होगा इसके ऊपर। तो थर्ड वन है, इसमें कहता है बेसिक पर्पस ऑफ सुपरविजन इज टू हेल्प। ठीक है, सुपरविजन का जो बेसिक पर्पस है, यानी कि उसका बेसिक पर्पस क्या है, किसकी हेल्प करना। ठीक है, टीचर्स इन इम्प्रूविंग मेथड्स, टीचिंग इम्प्रूविंग मेथड करें, ये बेसिक इसका मकसद है, या टीचर्स इन अंडरस्टैंडिंग पीपल, या टीचर्स इन डीलिंग पीपल्स, या चिल्ड्रन लर्न मोर इफेक्टिवली। ठीक है, तो 3 का आपके पास मैंने आपको बताया था कि सुपरविजन में सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी होती है कि बच्चा जो है उसकी एजुकेशन, उसकी जो लर्निंग है वो बेहतर हो सके। तो इट्स मीन कि आपके पास डी आ जाएगा, चिल्ड्रन लर्न मोर इफेक्टिवली। इस वजह से सुपरविजन की जाती है कि बच्चों की एजुकेशन जो है वो जितनी बेहतर से बेहतर हो वो की जाए। नेक्स्ट आपके पास है क्वेश्चन नंबर 4, इसमें कहता है दी एलिमेंट्री स्कूल टीचर्स आर डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल टू दी, यानी कि एलिमेंट्री टीचर जो एलिमेंट्री लेवल पे पढ़ा रहे होते हैं वो डायरेक्टली किसके आगे रिस्पॉन्सिबल होते हैं, किसके आगे जवाबदेह होते हैं। तो ए है हेडमास्टर, बी डीओ, सी पेरेंट्स के आगे, या डी स्टूडेंट्स के आगे। तो 4 का आ जाएगा आपके पास ए, कि वो डायरेक्टली जो है वो हेडमास्टर के आगे रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है, इसमें कहता है द क्रिटिसिज्म मोस्ट फ्रीक्वेंटली लेवल्ड एट school administrators is that they like praise, they are too lazy, they fail to provide leadership, they do not know teachers। तो 5 का आपके पास आ जाएगा C, they fail to provide leadership। The criticism most frequently leveled at school administrators is that, क्योंकि they fail to provide leadership, जब वो leadership प्रोवाइड करने में नाकाम हो जाते हैं तो उनके ऊपर बहुत ज्यादा क्या होती है, वो क्रिटिसिज्म भी होती है, और ये क्रिटिसिज्म का सबब बनता है। नेक्स्ट आपके पास है क्वेश्चन नंबर 6, इसमें कहता है द स्कूल हेडमास्टर आर एक्सपेक्टेड टू पुट इनटू ऑपरेशन द कोर्स ऑफ स्टडी, होल्ड डेली मीटिंग्स, प्रिपेयर द बजट, ऑल ऑफ द अबव। कहते हैं कि स्कूल हेडमास्टर जो होता है आर एक्सपेक्टेड किया जा सकता है एक्सपेक्टेड स्कूल हेडमास्टर से टू, कि वो पुट इनटू ऑपरेशन द कोर्स ऑफ स्टडी, कोर्स ऑफ स्टडी का ऑपरेशन करेगा, यानी उसके बारे में देखेगा कि वो सही जा रहा है नहीं जा रहा है। होल्ड डेली मीटिंग्स, डेली मीटिंग होल्ड करेगा, या प्रिपेयर द बजट, या बजट प्रिपेयर, या ऑल ऑफ द अबव, यस ये सारी चीजें।
तो 6 का आ जाएगा ए, ये आपके पास पुट इनटू ऑपरेशन द कोर्स ऑफ स्टडी। नेक्स्ट आपके पास है क्वेश्चन नंबर 7। तो इसमें कह रहा है दिस सुपरवाइजर इज वन हु, सुपरवाइजर कौन होता है, किसको सुपरवाइजर कहा जा सकता है, इसमें क्या क्वालिटी हो या जो क्या काम करे। प्रोवाइड्स फ्रेंडली हेल्प, जो फ्रेंडली हेल्प करे। इंस्पेक्ट्स क्लासरूम्स, क्लासरूम की इंस्पेक्शन करें। गिव्स डायरेक्शंस, डायरेक्शंस दे। क्रिटिसाइज द टीचिंग मेथड, या टीचिंग मेथड के ऊपर क्रिटिसाइज करें। 7 का आ जाएगा ए, प्रोवाइड फ्रेंडली हेल्प। ठीक है, एक सुपरवाइजर जो होता है वो ये होता है, वो होता है जो अपने जो आगे उसके कोलिग्स हैं या उसके अंडर काम कर रहे हैं तो उनको फ्रेंडली हेल्प प्रोवाइड करे। नेक्स्ट आपके पास है क्वेश्चन नंबर 8। इसमें कह रहा है द इफेक्टिव सुपरविजन इज इंडिकेटेड बाय, इफेक्टिव सुपरविजन जो है वो कैसे कहता है, इंडिकेटेड बाय गुड रिलेशंस। यानी कि इफेक्टिव सुपरविजन क्या होती है, कैसे उसको इंडिकेट किया जा सकता है कि इफेक्टिव सुपरविजन हो रही है। गुड रिलेशंस बिटवीन टीचर एंड सुपरवाइजर्स, या हेल्पिंग टीचर्स इन दी देयर टीचिंग, हेल्पिंग टीचर्स बिकमिंग मोर सेल्फ सफिशिएंट, या क्रिटिसाइजिंग टीचर्स लेसन। कैसे गेस किया जाता है कि ये इफेक्टिव सुपरविजन है। तो 8 का आपके पास आ जाएगा सी, इनके हेल्पिंग टीचर्स बिकमिंग मोर सेल्फ सफिशिएंट। तो ये अगर पाया जाता है इसमें के वो अच्छा सुपरवाइजर है, अच्छी सुपरविजन हो रही है। नेक्स्ट आपके पास 9 है द स्कूल पॉलिसी शुड बी डिटरमाइंड बाय द प्रोफेशनल एजुकेटर्स, हेडमास्टर्स, सिटीजन्स एंड एजुकेटर्स। ठीक है, द स्कूल पॉलिसी शुड बी डिटरमाइंड, स्कूल की जो पॉलिसी है वो कौन डिटरमाइन करता है, किसके जरिए होती है, कौन उसकी पॉलिसी जो है वो सेट करता है। तो 9 का आपके पास आ जाएगा सिटीजन्स एंड एजुकेटर्स। क्वेश्चन नंबर 10 में कह रहा है द चीफ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द प्रिंसिपल इज, यानी कि कोई किसी भी इदारे में जो प्रिंसिपल होता है, हेडमास्टर होता है, उसकी चीफ रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है, सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है मेन वो क्या होती है। ऑर्गेनाइज एंड administer the guidance program, या provide leadership in instructional plan, या maintain school records, या handle discipline problems। ठीक है। 10 तो मेन ड्यूटीज के बारे में कह रहा है, वैसे तो ये सारी ड्यूटीज होती है, तो मेन इसकी जो होती है वो प्रोवाइड करता है लीडरशिप इन इंस्ट्रक्शनल प्लान के लिए, लीड एज अ लीडर काम करता है, मेन जो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। नेक्स्ट आपके पास है क्वेश्चन नंबर 11। इसमें कहता है इंडिकेशन ऑफ डेमोक्रेटिक एटीट्यूड इज इक्वल राइट्स, पार्टिसिपेशन, कोऑपरेशन, या ऑल ऑफ द अबव। 11 तो देखिए इसमें डेमोक्रेटिक में आपके पास इक्वल राइट्स भी हैं, पार्टिसिपेशन भी होती है डेमोक्रेटिक में, कोऑपरेशन भी होती है, ऑल ऑफ द अबव, यानी कि ये सारे इसमें आते हैं। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन नंबर 12 है। इसमें द हिस्ट्री ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन गोज बैक टू, एडमिनिस्ट्रेशन की जो हिस्ट्री है वो कितनी पुरानी है, इसके बारे में पूछा तकरीबन। तो ये आपके पास आ जाएगा तकरीबन 5000 BC। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन नंबर 13 है। 13 में कहता है एडमिनिस्ट्रेशन मीन्स, एडमिनिस्ट्रेशन का क्या मतलब होता है, टू लुक आफ्टर, टू प्रोटेक्ट, टू रन, या टू एस्टेब्लिश। वेरी इंपॉर्टेंट है, अक्सर पेपर में भी आ जाता है ये। तो 13 का आपके पास आ जाएगा एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब ये होता है लुक आफ्टर करना। ठीक है, इट्स मीन कि ए आ जाएगा। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन नंबर 14। द फंक्शन ऑफ एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन एंड मैनेजमेंट इज, एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन और मैनेजमेंट का क्या फंक्शन होता है। इंस्ट्रक्शनल टास्क, नॉन इंस्ट्रक्शनल टास्क, बोथ ए एंड बी, या नन ऑफ ए एंड बी। तो 14 का आपके पास आ जाएगा सी, ये दोनों इसमें आते हैं, इंस्ट्रक्शन और नॉन इंस्ट्रक्शन टास्क जो होते हैं ये एडमिनिस्ट्रेशन एंड मैनेजमेंट में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 है। इसमें कहता है प्रोविजन ऑफ गुड एजुकेशनल इन्वायरमेंट इज, गुड एजुकेशनल इन्वायरमेंट की जो प्रोविजन है
वो क्या है? इंस्ट्रक्शन टास्क, नॉन इंस्ट्रक्शन टास्क, बोथ ए एंड बी या नन ऑफ ए एंड बी। तो 15 का आपके पास आ जाएगा ए, इंस्ट्रक्शनल टास्क। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास है 16, इसमें कहता है अरेंजमेंट ऑफ फिजिकल रिसोर्सेज इज। फिजिकल रिसोर्सेज की जो अरेंजमेंट होती है वो क्या होती है? इंस्ट्रक्शनल टास्क, नॉन इंस्ट्रक्शनल टास्क, बोथ ए एंड बी या नन ऑफ ए एंड बी। तो 16 का आ जाएगा आपके पास बी, अरेंजमेंट ऑफ फिजिकल जो रिसोर्सेज होते हैं वो नॉन इंस्ट्रक्शनल टास्क में आते हैं। नेक्स्ट आपके पास 17 है, इसमें कहते हैं मेन टाइप्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन और एडमिनिस्ट्रेशन की मेन टाइप्स कितनी होती हैं ये पूछ रहे हैं। तो 17 का आपके पास आ जाएगा एडमिनिस्ट्रेशन की मेन टास्क जो होती है वो 3 होते हैं। ठीक है, तो जिसमें आपके पास डेमोक्रेटिक, अथॉरिटेटिव और आपके पास लाइज फेयर जो है ये 3 होती है एडमिनिस्ट्रेशन की मेन 3 टाइप्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 में कहता है विच इज नॉट द टाइप ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, इनमें से कौन सी एडमिनिस्ट्रेशन की टाइप में नहीं आती? इंस्ट्रक्शनल एडमिनिस्ट्रेशन, अथॉरिटेरियन एडमिनिस्ट्रेशन, डेमोक्रेटिक एडमिनिस्ट्रेशन, लाइज फेयर एडमिनिस्ट्रेशन। तो लाइज फेयर जो है ये भी है, डेमोक्रेटिक भी होती है, अथॉरिटेटिव भी होती है, इंस्ट्रक्शन जो है ये इसकी टाइप्स में नहीं आती। ये तीनों होती है और ये नहीं होती, तो इसमें इनके ए आ जाएगा, यानी कि ये इसमें नहीं होती टाइप्स। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास है 19, इसमें क्या कहता है? इसमें कहता है विच इज नॉट द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अथॉरिटेटिव एडमिनिस्ट्रेशन। कहता है कि इनमें से कौन सी जो है वो कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अथॉरिटेटिव एडमिनिस्ट्रेशन नहीं है। ठीक है, रूडनेस, सप्रेसिंग द सबऑर्डिनेट्स, स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन या शेयरिंग। 19, तो 19 का आपके पास आ जाएगा डी, क्योंकि अथॉरिटेटिव में शेयरिंग का कॉन्सेप्ट नहीं होता। ठीक है, रिजिड रूल्स होते हैं। तो नेक्स्ट आपके पास है 20, इसमें कहता है अथॉरिटेटिव एडमिनिस्ट्रेशन इज बेस्ड ऑन, अथॉरिटेटिव एडमिनिस्ट्रेशन जो होती है वो बेस्ड करती है किसके ऊपर? डिक्टेटरशिप, म्यूचुअल शेयरिंग, नॉन इन्फ्लुएंस या आपके पास नन ऑफ द अबव, या इनमें से कोई भी नहीं है। ठीक है, 20, तो 20 का आ जाएगा ए, डिक्टेटरशिप। अथॉरिटेटिव में डिक्टेटरशिप होती है, जो ऑर्डर दिया जाता है उसी को फॉलो करना पड़ता है। नेक्स्ट आपके पास है 21, इसमें कहता है डेमोक्रेटिक एडमिनिस्ट्रेशन इज बेस्ड ऑन, डेमोक्रेटिक जो एडमिनिस्ट्रेशन होती है वो किसके ऊपर बेस्ड करती है? डिक्टेटरशिप, म्यूचुअल शेयरिंग, नॉन इंटरफेरेंस या नन ऑफ द अबव। तो डेमोक्रेटिक एडमिनिस्ट्रेशन जो होती है तो उसमें ये होता है कि मशावरत से काम होता है, एक दूसरे से मशवरा करके कोऑर्डिनेशन होती है, तो इसमें इनके म्यूचुअल शेयरिंग इसका आएगा। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास है 22, इसमें कहता है लाइज फेयर एडमिनिस्ट्रेशन इज बेस्ड ऑन, लाइज फेयर एडमिनिस्ट्रेशन किसके ऊपर बेस करती है? ये क्या होती है? इसमें क्या होता है? तो डिक्टेटरशिप होती है, इसमें म्यूचुअल शेयरिंग होती है, नॉन इंटरफेरेंस होता है या नन ऑफ दी अबव। तो लाइज फेयर ये होता है कि उसमें कोई इंटरफेरेंस नहीं होता, बल्कि जैसे ये है कि बस ये मैच्योर है, आगे एम्प्लॉयर जो है वो खुद बहुत काम कर रहे हैं, तो उसमें कोई इंटरफेरेंस नहीं होता, मीन के सी आ जाएगा। नेक्स्ट आपके पास है बॉस इज राइट इज द फ्यूचर ऑफ, बॉस हमेशा जो है वो आप पे है, यानी कि जो ऑर्डर देता है उसको फॉलो करना पड़ता है। तो कहता है कि ये किसका फ्यूचर है, कौन सी एडमिनिस्ट्रेशन का ये फ्यूचर है? तो अथॉरिटेटिव एडमिनिस्ट्रेशन, डेमोक्रेटिक, लाइज फेयर या ऑल ऑफ, ये सब का है। तो ये अथॉरिटेटिव का, यानी कि जो वो ऑर्डर देता है उसी को फॉलो करना पड़ता है। तो नेक्स्ट है 24, इसमें कहता है रिस्पेक्ट ऑफ ओपिनियन इज द फ्यूचर ऑफ, यानी कि ओपिनियन कोई भी आता है आगे एम्प्लॉयर की तरफ से जो अंडर होते हैं, तो उसकी रिस्पेक्ट करना और कोऑर्डिनेशन करना, उसके ऊपर गौर करना, ये कौन सी एडमिनिस्ट्रेशन में आता है? अथॉरिटेटिव, डेमोक्रेटिक, लाइज फेयर या ऑल ऑफ द अबव, या सब में। तो 24 का आपके पास आ जाएगा बी, ये डेमोक्रेटिक में आता है कि मुशावरत से, कोऑर्डिनेशन से काम होता है। नेक्स्ट 25 है, इसमें कहता है सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी इज नॉट केयर इन अथॉरिटेटिव एडमिनिस्ट्रेशन, डेमोक्रेटिक एडमिनिस्ट्रेशन, लाइज फेयर एडमिनिस्ट्रेशन या ऑल ऑफ द अबव। तो 25 जो है इसका आ जाएगा ये सी,
लेजिस्लेटिव एडमिनिस्ट्रेशन में सेंस ऑफ रिस्पांसिबिलिटी इज नॉट केयर, यानी कि रिस्पांसिबिलिटी फील नहीं की जाती, बल्कि जिस तरह से काम हो रहा है उन्हें दो ऑडियंस में इंटरफेरेंस नहीं होती, ठीक है, तो वो लेजिस्लेटिव में ही होता है। नेक्स्ट आपके पास है 26, इसमें कहता है लिटरल मीनिंग ऑफ सुपरविजन इज, सुपरविजन का लिटरल मीनिंग क्या है? सुपीरियर नॉलेज एंड पावर, सुपीरियर knowledge and service, superior efforts and services, या none of the above। literal meaning of supervision very important question है। तो 26 का आपके पास आ जाएगा, ये ए आ जाएगा, ठीक है, यानी कि literal meaning of supervision is superior knowledge and power। नेक्स्ट आपके पास है क्वेश्चन नंबर 27, इसमें कहता है सुपरविजन इज नॉट अ कंट्रोल द टीचर बट टू वर्क कोऑपरेटिवली इज द सेइंग ऑफ, यानी कि सुपरविजन जो है ये टीचर के कंट्रोल में नहीं होती, लेकिन यह कोऑपरेट होके कोऑपरेशन से काम होता है, यानी कि कोई भी हेड होता है तो वो कोऑपरेशन से मशावरत से काम करता है। ये किसने कहा था? क्लटन ने, हाइन फोर्सेथ ने, हारिस ने, या ग्लिकमैन ने? तो 27 का आपके पास आ जाएगा, ये बी आ जाएगा, हाइन फोर्सेथ ने, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास है 28, हु सेड सुपरविजन इज द सेट ऑफ सर्विसेज एंड प्रोसेसेस फॉर टीचर डेवलपमेंट टू अटेन गोल्स ऑफ स्कूल? ये किसने कहा था? ग्लैडस्टोन ने, हाई एंड फोर्सेथ ने, हारिस ने, या ग्लिकमैन ने? तो 28 का आ जाएगा ए, ये ग्लैडस्टोन ने, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास है क्वेश्चन नंबर 29, इसमें कहता है इन टीचिंग लर्निंग प्रोसेस सुपरविजन इज यूजुअली कैरीड आउट बाय, ठीक है, सुपरविजन प्रोसेस में जो सुपरविजन है, ये इन टीचिंग प्रोसेस में, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में सुपरविजन जो है इज यूजुअली कैरीड आउट बाय, किसके थ्रू ये कैरीड आउट होती है? प्रिंसिपल के थ्रू, टीचर करता है, पेरेंट्स, या सोसाइटी, ठीक है। 29, तो 29 है डेफिनेट वर्ड है, किसी भी इंस्टीट्यूट में, किसी भी अदारे में, किसी भी स्कूल में जो सुपरविजन होती है टीचिंग लर्निंग में, वो प्रिंसिपल करता है, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास है 30, असेसमेंट ऑफ हाउ वेल आवर स्कूल इज परफॉर्मिंग इज, ठीक है, असेसमेंट करना कि स्कूल जो है उसकी परफॉर्मेंस क्या है, वो किस तरह परफॉर्म कर रहा है, उसकी परफॉर्मेंस कैसी जा रही है, ठीक है। तो एडमिनिस्ट्रेशन में आता है, सुपरविजन में आता है, इंस्पेक्शन में, या ऑल ऑफ द अबव। 30, तो 30 का आपके पास आ जाएगा सी, ये इंस्पेक्शन में आता है, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास है 31, अकॉर्डिंग टू फ्यूल एलिमेंट्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन और फ्यूल के नजदीक एडमिनिस्ट्रेशन के जो एलिमेंट्स होते हैं वो कितने होते हैं? 4, 5, 6 या 7? तो 31 का आ जाएगा बी, 5 होते हैं, ठीक है, अकॉर्डिंग टू फ्यूल। नेक्स्ट आपके पास है 32, इसमें कहता है अकॉर्डिंग टू गुलिक एंड ऑर्विक एलिमेंट्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन आर, यानी कि ऑर्विक एंड गुलिक के दरमियान के नजदीक एडमिनिस्ट्रेशन के एलिमेंट्स जो हैं वो कितने होते हैं? 4, 5, 6 या 7? 32, तो 32 में आ जाएगा, इनके नजदीक जो है वो 7 होते हैं, डी आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33 है, इसमें कहता है पोस्ट कार्ड को स्टैंड फॉर, अक्सर पेपर में याद जाता है, सिंपल क्वेश्चन है लेकिन अक्सर पेपर में कोऑपरेशन होता है, इसका मतलब को कलेक्शन, कोऑर्डिनेटिंग, या कोरिलेशन। 23 का आ जाएगा सी, ये मतलब होता है कोऑर्डिनेटिंग। नेक्स्ट आपके पास है 34, इसमें टू मेक अरेंजमेंट्स इज द पार्ट ऑफ, यानी कि अरेंजमेंट करना, मेक अरेंजमेंट करना जो है किसी भी चीज के अरेंजमेंट्स जो होती है वो किसका पार्ट होता है? प्लानिंग का, ऑर्गेनाइजिंग का, कमांडिंग का, या कोऑर्डिनेटिंग का, ठीक है। तो 34 का आ जाएगा बी, ये ऑर्गेनाइजिंग का पार्ट है, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास है 35, इसमें कहते हैं एग्जीक्यूशन ऑफ प्लान्स एंड डिसीजंस इज द पार्ट ऑफ, एग्जीक्यूशन ऑफ प्लान्स, प्लान के एग्जीक्यूशन एंड डिसीजन जो होता है ये किसका पार्ट होता है? किसी भी प्लान के एग्जीक्यूशन या इसका डिसीजन जो होता है, तो प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, कमांडिंग, या कोऑर्डिनेटिंग। 35, तो 35 का आपके पास आ जाएगा सी, ये कमांडिंग का होता है, ठीक है, क्योंकि डिसीजन जब होती है कमांड होगी तो डिसीजन होगा। नेक्स्ट आपके पास है 36, इसमें कहता है टू ब्रिंग हार्मनी
among all the elements of program is planning, organizing, commanding या coordinating. 36. तो 36 का आ जाएगा डी, ये कोऑर्डिनेशन में आता है. नेक्स्ट आपके पास है 37. इसमें कहता है स्कूल बजट इंक्लूड्स, स्कूल बजट जो होता है वो किसमें इंक्लूड होता है? डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर में आते हैं, नॉन डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर में बोथ ए एंड बी या नन ऑफ ए एंड बी. ठीक है. 37. तो जो स्कूल बजट होता है उसमें डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर पे होते हैं और नॉन डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर पे होते हैं. ठीक है. तो इट्स मीन कि ये आपके पास सी आ जाएगा. नेक्स्ट आपके पास है 38. 38 में कहता है BM स्टैंड्स फॉर बजट मॉर्निंग, बजट मॉनिटरिंग, बजट मटेरियल्स या बजट मैनुअल. BM अक्सर पेपर में ये भी आ जाता है, तो इसका मतलब होता है बजट मैनुअल, BM. नेक्स्ट आपके पास है 39. 39 में कहता है नॉन डेवलपमेंट बजट इंक्लूड्स, किसी भी स्कूल में नॉन डेवलपमेंट बजट जो होता है उसमें क्या चीज इंक्लूड होती है? सैलरीज होती है, रनिंग एक्सपेंडिचर्स होते हैं, मेंटेनेंस और बिल्डिंग होती है, या ऑल ऑफ दी अबव. ठीक है. 39. तो 39 जो है ये आपके पास डी आ जाएगा, ऑल ऑफ दी अबव. नेक्स्ट आपके पास है 40. इसमें कहता है न्यू लाइब्रेरीज, लेबोरेटरीज ETC आर कंस्ट्रक्टेड अंडर. लाइब्रेरीज, लेबोरेटरीज जो होती है ये किसके अंडर कंस्ट्रक्ट होती है? डेवलपमेंट बजट में आती है, नॉन डेवलपमेंट बजट के अंदर, या बोथ ए एंड बी या नन ऑफ ए एंड बी. 40. तो 40 का आपके पास आ जाएगा ए, ये डेवलपमेंट बजट में आती है. ठीक है. तो आज के लेक्चर में हमारे पास 40 तक एमसीक्यूज थे, तो नेक्स्ट 41 से स्टार्ट करेंगे. काफी एमसीक्यूज एडमिनिस्ट्रेशन